नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे, अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है जिसका नाम है उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि। यहाँ पर दोस्तों हम आपको प्री वाइज क्यूज करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा दोस्तों हम आपको इन नए इनोवेटिव क्वेश्चंस भी करवाते हैं जो कि आपको आगामी सभी एग्जाम में मदद करेंगे। आज दोस्तों भाग नंबर 44। से पहले दोस्तों हमने आपको 43 क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड करवाई हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लो दोस्तों। इसके अलावा अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो क्योंकि क्लासेस दोस्तों काफ़ी वैल्यूबल है और ये कंटेंट दोस्तों काफ़ी वैल्यूबल है। तो इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। आज है दोस्तों एक और मॉडल पेपर जिसका भाग है 44। मॉडल पेपर 2024 के नाम से दोस्तों सीरीज चल रही है। इस सीरीज दोस्तों आपको आगामी सभी परीक्षाओं लाइक उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड प्रवक्ता, इसके अलावा आपको सीटीटी, यूटीटी और अन्य सभी एग्जाम में दोस्तों मदद करेगी जहां पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी क्लास को हमेशा देखा करें क्योंकि इससे ही दोस्तों आपको 100% दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और अंत में दोस्तों अपने स्कोर को जरूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। हमारी स्क्रीन पर दोस्तों आ गया है, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण किसको प्रभावित करता है? स्वास्थ्य को, गृह कार्य को, समायोजन को या फिर अभिरुचि को? देखिए यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य से अर्थ है मेंटल हेल्थ से। द अनसिंपैथेटिक एंड हार्श अप्रोच ऑफ द टीचर किसको अफेक्ट करेगा? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोस्तों स्वास्थ्य से हमारा अर्थ है मेंटल हेल्थ और दोस्तों मेंटल हेल्थ, और दोस्तों यही इसका ऑप्शन राइट दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों समायोजन भी होना चाहिए। समायोजन को भी दोस्तों प्रभावित करता है, लेकिन दोस्तों अगर मेंटल हेल्थ नहीं दिया हुआ है तो फिर आप समायोजन करेंगे, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ दिया हुआ है तो फिर इस केस में दोस्तों आपको मेंटल हेल्थ की ओर को जाना चाहिए। देखिए शिक्षक का जो असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण है दोनों को प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी और साथ साथ एडजस्टमेंट को भी प्रभावित करता है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण का अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर होता है? यानी कि जो साइकोलॉजिकल बेसिस है टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगा? टीचिंग स्टाइल पे, सब्जेक्ट मैटर पे, यानी कि लैंग्वेज पे, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, यानी कि आपकी अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसी भी शिक्षक की अध्यापन शैली पर ही शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार डिपेंड करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड किसके द्वारा डेवलप की गई थी ताकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके किसी लर्नर का? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुकरात ही दोस्तों वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा दोस्तों प्रश्नोत्तर पद्धति का विकास किया गया था। हम इसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रिया मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। ये निम्न में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? यानी कि कौन ये मानते हैं कि जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इवेंट्स है, स्टिमुली हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्टडी इन साइकोलॉजी? तो कौन है दोस्तों इसको मानने वाले? संरचनावादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, प्रकार्यवादी हैं, या फिर व्यवहारवाद है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवादी दोस्तों इस चीज को मानते हैं। देखिए आपने देखा होगा जो व्यवहारवाद से संबंधित जितने भी आपके जो भी आपके साइकोलॉजिकल थ्योरी है तो दोस्तों वहां पर उद्दीपक, अनुक्रिया और इसके अलावा जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है या इवेंट्स है दोस्तों इसी को ही मेन कंपोनेंट माना गया है इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डीवी, एबिंगहास, विलियम जेम्स या फिर वुंड? सो राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के कौन है दोस्तों लेखक? जॉन डीवी, एबिंगहास, विलियम जेम्स या फिर वुंड? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम जेम्स इसके राइट ऑप्शन है दोस्तों। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का पितामह के रूप से भी जाना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है टॉक टू टीचर्स। ठीक है, टॉक टू टीचर्स। ठीक है, तो टॉक टू टीचर्स और दूसरा क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये दोस्तों दो इनकी महत्वपूर्ण बुक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है? ये कौन सा फंक्शन नहीं है इमोशन का? अनुभूतियों को असंगठित करना यानी कि डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फीलिंग, सामाजिक अंतःक्रियाओं को विनियमित करना, आंतरिक द्वंद्वों को जानना, या कि व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर को निर्देशित करना। तो कौन सा दोस्तों फंक्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट है। देखिए अनुभूतियों को असंगठित करना नहीं, जबकि अनुभूतियों को संगठित करना ही एक संवेग का कार्य होता है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज ना करके ऑर्गेनाइज ऑफ फीलिंग। बाकी देखिए सब सही है। सामाजिक अंतःक्रियाओं को
रेगुलेट करना यानी कि सोशल इंस्ट्रक्शन को, इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जानना और किसी व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की ओर को निर्देशित करना, ये सभी दोस्तों इमोशन के कार्य के अंतर्गत आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संवेग की विशेषता नहीं है। अगेन दोस्तों आपने बताना है कि विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज है। प्रत्येक संवेग मनुष्य में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। संवेग स्थायी होते हैं, संवेग व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि संवेग परमानेंट होते हैं। देखिए इमोशन कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। समय समय पर दोस्तों ये बदलते रहते हैं। बाकी सभी सही है कि दोस्तों इमोशंस आर जनरली द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है ना। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोस्तों इसमें परिवर्तन होते हैं। और इसके अलावा मतलब फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, एंड इसके अलावा इमोशंस आर परमानेंट, दिस इज नॉट राइट। इमोशंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज राइट। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा दोस्तों इस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। विकास निरंतरता का अनुसरण करता है, विकास की कोई दिशा नहीं होती, विकास का दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न होता है, विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि विकास की कोई दिशा नहीं होती, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, इट इज रॉन्ग। देखिए विकास की हमेशा क्या होती है, दिशा होती है। जैसे कि हमने सिफेलोकॉर्डल एवं प्रॉक्सिमोडिस्टल जो हमने नियम पढ़ा है, जिसमें एक नियम में क्या होता है कि दोस्तों जो विकास होता है वो मस्तिष्क से फिर नीचे की ओर को जाता है, अंगों की ओर से, ठीक है ना। यानी कि आप सो सिंपली कह सकते हैं कि पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद नीचे धड़ का विकास होता है। तो फिर इसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि एक विकास में अंदर से बाहर की ओर को जाता है, मतलब कि पहले आंतरिक चीजों का विकास होगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों की ओर का विकास होगा, ठीक। सो विकास की हमेशा दोस्तों क्या होती है, दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विकास कि कौन सी अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था है भैया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। स्टेज ऑफ स्ट्रेस सिंड्रोम, तो कौन है दोस्तों इसके द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को जो स्टेनले हॉल है इन्होंने बोला है कि भैया तनाव और तूफान की अवस्था है ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नैतिक परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है कहलाता है देखभाल परिप्रेक्ष्य, न्याय परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य या फिर नीतिपरक परिप्रेक्ष्य, केयर पर्सपेक्टिव, जस्टिस, इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव या फिर एथिकल पर्सपेक्टिव। सो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए कोहलबर्ग का दोस्तों जो ये नैतिक विकास का दोस्तों सिद्धांत है उस पर दोस्तों ये आधारित क्वेश्चन है। तो कोहलबर्ग ने बालकों के आधार मतलब कि बालकों के अधिकारों के आधार पर ही दोस्तों नैतिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। न्याय यानी कि जो बालक के अधिकार हैं उसके आधार पर ही नैतिक यानी कि जो आपका नैतिक परिप्रेक्ष्य है, ठीक है ना, तो मोरल पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो उसी के आधार पर ही दोस्तों इसकी व्याख्या की गई। तो न्याय परिप्रेक्ष्य इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, स्नायु पेशीय परिपक्वता, अस्थि घनत्व एवं पर्यावरण, स्नायु पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्नायु पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण यानी कि न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। देखिए जब हम मोटर कौशल की बात करते हैं यानी कि एक तरह से जिसमें हम क्या करते हैं गामक क्रियाएं करते हैं या फिर गामा कौशल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपकी परिपक्वता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है, यानी कि आपकी मैच्योरेशन एंड एनवायरनमेंट का एक तरह से इंट्रैक्शन, ठीक। सो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रभावशाली शिक्षण में निम्न में से कौन सी विशेषता या आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक। शिक्षक को विषय की जानकारी हो, आत्मविश्वास द्वारा शिक्षण, अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी या फिर कक्ष व्यवस्थापन व शिक्षण विधि की अच्छी जानकारी। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी।
अगर किसी शिक्षक को अच्छी अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर भी हो, ठीक। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। शिक्षक को विषय की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ओके। एंड इसके अलावा जो कक्ष का व्यवस्थापन और शिक्षण विधि है वो दोस्तों बहुत अच्छा आना चाहिए, यानी कि क्लासरूम को कैसे अरेंज करना है, टीचिंग मेथड कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, वो अच्छे से आना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी इज नॉट नेसेसरी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहा है, वो कौन सा नियम यूज में ला रहा है? ओके, तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप उनको रेडी करना चाहते हैं, तो रेडी करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम, ठीक है ना। तत्परता का नियम में एक टीचर एक ऐसी सिचुएशन दोस्तों उत्पन्न करता है कि जिससे बालक में क्या हो जाए, एक तरह से क्यूरियोसिटी वहां पर पैदा हो जाए, है ना। तो तभी जाके वो क्या कर पाएगा, जो नया ज्ञान है दोस्तों उसको सीखने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से दोस्तों तैयार हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित व मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। पियाजे के अनुसार वो कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वो कौन सी अवस्था में है फिलहाल? वो पूर्व क्रियात्मक में है, अंत वाले में है, अंत क्रियात्मक है, मूर्त क्रियात्मक है, या फिर औपचारिक क्रियात्मक में है, ठीक। सो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में है, यानी कि वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, कि जब एक बालक है वो क्या कर पाता है, विभिन्न ऑब्जेक्ट को अरेंज कर पाता है, उनको क्लासिफाई कर पाता है, उनको ऑर्गेनाइज कर पाता है, ठीक है, एज वेल एज उनको रिवर्स ऑर्डर में भी रख पाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो मूर्त क्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दोस्तों सब पे चल रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यह है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में कैसा ट्रांसफर है दोस्तों? पॉजिटिव है, या फिर जीरो ट्रांसफर है, नेगेटिव है, या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अधिगम का शून्य स्थानांतरण। भाई ऑब्वियसली बात है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर आपने जो पहले सीखा अगर वो नए के सीखने में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है तो इसका मतलब है देयर इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। अब इस जीरो ट्रांसफर में ना ही आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है, यानी कि जो आपका मोटिवेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? चालक से, अभिप्रेरक से, उद्दीपनों से, या फिर आवश्यकताओं से? बहुत आसान है दोस्तों, ड्राइव, मोटिव, इंसेंटिव या फिर नीड्स। हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? नीड से। कभी भी कोई आवश्यकता है वही दोस्तों आपकी अभिप्रेरणा को उत्पन्न करती है। सो आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोट्स्की हैं, ब्रूनर है, अल्फ्रेड बिने हैं, या फिर गार्डनर है? हु इज द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? सो हु इज द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? हु इज द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। देखिए कौन है दोस्तों? गार्डनर। गार्डनर का ही दोस्तों कौन सा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा गार्डनर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के दोस्तों जो जनक है वो कौन है दोस्तों? गार्डनर ही इसके जनक है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मन ने, हिपोक्रेटस ने, शेल्डन ने, या फिर केटल ने? पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस थे दोस्तों जिन्होंने पहली बार सबसे पहले जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों किया था। इन्होंने जो शारीरिक द्रव्य होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, उसके आधार पर दोस्तों इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। एक इन्होंने बताए थे कफ, दूसरा बताया था काला पित्त, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया था पीला, एंड चौथा हो गया रक्त, ठीक।
सो कफ, कालापित्त, पीलायन रक्त दोस्तों ये आपके 4 टाइप्स के इन्होंने पर्सनालिटी वर्गीकरण किया था शारीरिक द्रव्य के आधार पर। अगला देखेंगे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की कल्पना किसके द्वारा दोस्तों की गई? तो क्रेचमर है, शिल्डन है, युंग है, स्प्रिंजर है। सो हु इज द राइट ऑप्शन? तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है जो कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व उसकी संकल्पना दोस्तों युंग के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स इनके द्वारा दोस्तों बताया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? स्टर्नबर्ग ने कौन सी थ्योरी प्रोपाउंड की थी इंटेलिजेंस की? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, त्रिआयामी सिद्धांत या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी या फिर हिरार्किकल थ्योरी। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी स्टर्नबर्ग के द्वारा दोस्तों दी गई थी। ठीक है, 3 आयामी या 3 चापीय सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? यानी कि दोस्तों कौन सा बुद्धि का आउटकम टेस्ट है? ठीक है, या फिर आप इसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। तो बुद्धि का परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा है? जलोटा का सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर ड्रॉ अ मैन परीक्षण। ठीक है, सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाटिया का जो बैटरी टेस्ट है। ठीक है, यानी कि भाटिया जो बैटरी टेस्ट है ये दोस्तों आपका एक तरह से क्या है? एक तरह का आउटकम टेस्ट है, यानी कि आपके परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये एक तरह से क्रियात्मक परीक्षण का दोस्तों एक तरह का रूप है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमार का डर या फिर विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। समायोजन को बढ़ावा कौन देती है? तो कौन सी स्थिति होगी दोस्तों जो कि समायोजन को बढ़ावा देगी? वो होगी आपका फ्रीडम फ्रॉम न्यूरोटिक फियर एंड एंजाइटी। अगर आप समायोजन करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों ये जो फियर है दोस्तों इससे मुक्त होना पड़ेगा, इसके अलावा चिंता से मुक्ति होनी पड़ेगी। बाकी सारे नेगेटिव हैं। तीव्र चिंता, इससे समायोजन कैसे होगा? अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, इसके अलावा बीमारी का डर, ये सारे नेगेटिव हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सबसे ज्यादा उपयुक्त है? संवर्धन, प्रतियोगिताएं, त्वरण या फिर उपचारात्मक शिक्षण। तो कोई बालक है अगर वो बहुत धीमी गति से सीखता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग इज द राइट ऑप्शन फॉर देम। ठीक है, बाकी अगर बात करें दोस्तों जैसे कि प्रमोशन है या फिर कंपटीशन है या फिर एक्सेलरेशन है, तो ये सब दोस्तों किसके लिए होता है? ये गिफ्टेड चाइल्ड के लिए होता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक के लिए। प्रमोशन में दोस्तों उसको क्या करते हैं कि हम एक क्लास ऊपर पहुंचा देते हैं, उसके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है कि कोर्स बहुत तेजी से करवाते हैं क्योंकि उसके सीखने की दर बहुत तेज होती है। तो लेकिन जो रेमेडियल टीचिंग होती है वही केवल धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त रहेगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं स्टार्ट होंगी? सो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से आपकी वोकेशनल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा दी जा सकेगी? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 6 से आप वोकेशनल कक्षाएं शुरू कर पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रावधान किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जा रहा है? मध्य चरण, नींव चरण, माध्यमिक चरण या फिर प्रारंभिक चरण। तो जो पहले 5 साल की स्टेज है उसको क्या बोला जा रहा है? मिडिल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज या फिर प्रिपेरेटरी स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन समझते हैं ना कि जहां पर हम नींव डालते हैं। ठीक है, सो पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज बोला जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, श्री सिंह ने अपने अभ्यर्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाएगा? Mr. Singh has enrolled his student in his online history course. And what is this type of distance education known as? This is known as tutorial, web extension, email या फिर virtual school. So right option दोस्तों क्या हो जाएगा? Right option हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, it is a kind of virtual school. ठीक है, तो virtual school या फिर आप कह सकते हैं
जो भी आप इसको वर्चुअल स्कूल बोले या फिर ऑनलाइन एक तरह से कोचिंग बोलेंगे इसको। तो ये जो वर्चुअल स्कूल है दोस्तों, ये क्या है, आपकी ऑनलाइन क्लास की ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों क्या होता है कि भैया आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल तरीके से दूरस्थ शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको मतलब कि इसमें जनरली क्या होगा कि कोई भी जैसा कोई विद्यालय दोस्तों वो टेक्निक का सहारा लेगा और टेक्निक की मदद से दोस्तों क्या कर सकता है, जो कोई भी टीचर है उस स्टूडेंट को उसको आपस में कनेक्ट कर किया जा सकता है, ठीक है। सो इट इज अ वर्चुअल स्कूल। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 27, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, पुनर्बलन का सिद्धांत, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण का सिद्धांत। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। ओके, जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, देखिए ये दोस्तों आपका एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसा शिक्षण प्रतिमान है जो कि दोस्तों आपके अर्थपूर्ण शाब्दिक मतलब कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। इसके जो इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों कौन है, वो डेविड असुबेल हैं, ठीक है। तो ये आपका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का दोस्तों ये सिद्धांत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है, ट्रांसपॉन्डर, संग्राहक, प्रवाहक या फिर रडार। ट्रांसपॉन्डर, कलेक्टर, कंडक्टर या फिर रडार। जब उपग्रह संप्रेषण का काम होता है तो किसकी आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, रडार की आवश्यकता नहीं होती है, रडार इज नॉट नेसेसरी। देखिए रडार तो एक्चुअली क्या है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु है उसको पता लगाना है कि ऊपर जा रही है या कहीं पर जा रही है, तो उसके लिए सूक्ष्म तरंगों का दोस्तों इसमें सहायता की जाती है। और जब वो तरंगे रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों आती हैं तो आपको पता लग जाता है कि कोई वायुयान तो नहीं जा रहा ऊपर, या कोई नीचे कोई जलयान के तो अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम दोस्तों क्या कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो रडार के लिए ये उपग्रह संप्रेषण में ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जोन्स के अनुसार मार्गदर्शक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की सहायता नहीं है, विकल्प चुनने, समायोजन करने, अपनी समस्याओं का समाधान करने या फिर अनुसंधान कार्य करने। तो अकॉर्डिंग टू जोन्स, गाइडिंग इज नॉट द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। उनके अनुसार मार्गदर्शन क्या नहीं है, विकल्प चुनने में मदद करे यानी कि चूज ऑप्शन, टू एडजस्टमेंट, सॉल्व योर प्रॉब्लम या फिर डू रिसर्च। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए दोस्तों करेक्ट, अनुसंधान कार्य करने। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए मार्गदर्शन आपको विकल्प चुनने में मदद करता है, समायोजन करने में मदद करता है और अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, कुडार परीक्षण किस मापन के लिए डिजाइन किया गया है, ये अभिवृत्ति को मापन के लिए है, अभिरुचि के लिए, अभिक्षमता के लिए या फिर अवधान को। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, एटीट्यूड मेजर करता है, इंटरेस्ट करता है, एप्टीट्यूड करता है, टेंशन करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए दोस्तों इसको मेजर किया जाता है, ठीक है ना। इसमें कुडार परीक्षण है, स्ट्रॉन्ग का परीक्षण आता है, ठीक है, थर्स्टन का परीक्षण है। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट परीक्षण है जो कि आपके अभिरुचि परीक्षण है, इनसे बहुत ज्यादा दोस्तों प्रश्न आते हैं। तो कुडर परीक्षण है, स्ट्रॉन्ग परीक्षण है, थर्स्टन परीक्षण है, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि दोस्तों आपको डेफिनेटली मदद करेंगे आगामी सभी एग्जाम में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये क्लास बहुत अच्छी लगी। अगर क्लास बहुत अच्छी लगी है तो शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।